आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 आपका जो है सो श्वसन यानी रिस्पायरेशन, ठीक, इसका हम लोग जो है सो कंप्लीट आज इस पार्ट 2 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद जो है सो पार्ट 2 में आके देखें। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और बहुत ही जल्द जो है सो इसका जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट है, उसको बनाए रखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाता है मानव का जो है सो श्वसन तंत्र हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग मुंह से लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद सबसे पहले जो सांस लेते हैं वो हमारा हृदय में जाता है। हृदय में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो मतलब शरीर को ज़रूरत नहीं होता है वो हमारा फिर इसी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ये हमारा पीछे साइड में डायाफ्राम हो जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते भी हैं। चलिए बोलता है कि नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। यह एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा फिगर है। ठीक, इसको जो यहाँ पे आगे वाला नासा गुहा जो बोला जाता है, इसके आगे वाले पार्ट को बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंदर सांस लेते हैं। यहाँ सांस लेने के बाद हमारा क्या होता है, धीरे धीरे वो यहाँ से पार होके फेफड़े यानी वक्ष गुहा में आ जाता है। ठीक, उसके बाद जो है सो ये हमारा धीरे धीरे फेफड़ा में चला जाता है। फिर बोलता है एक बड़ी पेशी की परत जो डायाफ्राम कहलाती है। ये जो पीछे हमारा साइड दिख रहा है इसी को बोलता है डायाफ्राम। ठीक, ये भी आपको याद करके रखना है। उसके बाद बोलता है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। यानी क्या होता है, ये सभी सारी पसलियाँ भी हमारा जो है सो हेल्प करती है सांस लेने में। ये सब जो पसलियाँ हैं बोलता है। उसके बाद अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। यानी जो हमारा वो पसली है इस तरह से जो है वो क्या करता है, एक बार नीचे जाता है, अप करता है, फिर डाउन ऊपर जाता है, ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक, गति ये भी करने लगता है जब सांस लेते हैं हम लोग। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। फिर क्या होता है, इसका जो फूलने का जो सिस्टम होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, फेफड़ा वायु से भर जाता है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर धकेल दिया जाता है। ठीक, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, जो हमारा पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे सांस जब इधर से बाहर हो जाता है, यानी जो हमारा आवश्यक चीज़ नहीं होता है वो बाहर जाता है, तो उस समय जो है सो सिकुड़ जाता है। ठीक, और जब अंदर आता है तो ये फूल जाता है। बस इतना सी बात यहाँ से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं उसके समय और सांस छोड़ते हैं उसके समय। ठीक, लेते समय क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है, लेकिन जब हम लोग छोड़ते सांस को है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक, अब हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे जंतुओं में जो श्वसन होता है वो किस तरह से होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि केंचुए, मछली, तिलचट्टा और टिड्डे आदि जंतु में फेफड़े नहीं होते हैं, यानी वो श्वसन कैसे करते हैं। ठीक, उनके जो फेफड़े नहीं होते हैं तो वो श्वसन फिर हम लोगों के जैसा कैसे करता है, फिर ये कैसे श्वसन करते हैं। चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए केंचुआ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। केंचुआ की त्वचा पतली परत और नम होती है। इनकी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। यह आसानी से अपनी पतली तथा नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। ठीक, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा यानी त्वचा होता है, ठीक, उसी से ये क्या कर लेता है, सारा चीज़ ऑक्सीजन जो इसको ज़रूरत होती है वो त्वचा से ही कर लेती है। ठीक, त्वचा ने चमड़ा जिसको बुलाया जाता है। ठीक, ऊपर वाला जो हमारा भाग होता है वो त्वचा कहलाता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर ले रही है और यहाँ से इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही है। कुछ इसी तरह से केंचुआ यानी जोंकटी जिसको बोलते हैं वे इस तरह से श्वसन करते हैं। यह श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। उसके बाद क्या करता है, जब कोई भी जीव हम लोग भी लेते हैं तो सबसे पहले जो आवश्यक होता है हमारा ऑक्सीजन, तो हमारा अंदर की ओर चली जाती है यानी ब्लड में जाके मिल जाती है।
लेकिन वही जो हमारा अनावश्यक चीज़ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी जो गैस हमारा होता है फिर हमारा श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाती है। वैसे ही क्या होता है केंचुआ में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर यदि आवश्यकता नहीं होता है तो वो भी क्या करता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। ठीक, बोलता है इस प्रकार केंचुए श्वसन क्रिया अपने त्वचा द्वारा करते हैं, तो इस प्रकार से वे करते हैं। चलिए अलग अलग जीव हमारा दूसरा जो आ जाता है वो मेढक के बारे में पढ़ते हैं। मेढक स्थल और जल दोनों में रहते हैं, यानी मेढक जो है सो पानी के अंदर भी जो है सो रह सकता है, यानी उसका फेफड़ा वहाँ पे अलग, और फिर अगर यदि वो पानी के बाहर है तो वहाँ पे भी वो जीवित रह सकता है। ठीक, इनमें दो प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है, तो इसका जो है सो श्वसन अंग दो टाइप का पाया जाता है, यानी फेफड़ा अगर यदि बाहर में रहेगा तो पानी के बाहर रहेगा तो दूसरे फेफड़े से श्वसन कर लेगा, और जब उसका अंदर यानी पानी के अंदर रहेगा तो वो दूसरों के फेफड़े से श्वसन कर लेगा। स्थलीय फेफड़ों द्वारा जल के अंदर ये त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक, ये फेफड़ों द्वारा क्या होता है एवं जल के अंदर ये त्वचा द्वारा, यानी जब बाहर आता है तो वो फेफड़ा का यूज करता है, और जब जल में होता है तो वो क्या अपना चमड़ा यानी ऊपरी हिस्सा का जो है सो वो अपना यूज करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका फेफड़ा रहता है, यहाँ पे फेफड़ा अगर यदि पानी के बाहर है तो ये फेफड़ा के द्वारा सांस लेगा, लेकिन जब पानी के अंदर होगा तो ये त्वचा जो ऊपर वाला भाग है इसी से श्वसन कर लेगा, जिस तरह से केंचुआ कर रहे थे ना कि वो पहले अगर यदि उसको ये भी मतलब वैसे ही कर लेता है। ठीक, चलिए मेढक में श्वसन अंग। चलिए अब अगला जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, अब अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो तिलचट्टा किस प्रकार से करता है। ठीक, तो तिलचट्टा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों का श्वास रंध्र कहते हैं। देखिए तिलचट्टा में क्या होता है, वो भी उसके पास भी फेफड़ा नहीं होता है, तो क्या कैसे वो श्वसन करता है, तो उसके जो शरीर होता है वो छिद्र छिद्र टाइप का होता है। ठीक, बहुत छिद्र छिद्र टाइप का होता है, तो वहीं से भी श्वसन कर लेता है। देखिए अलग अलग तरीके के जीवों का जो श्वसन है कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ठीक, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इनमें शरीर से गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा देता है, इस जाल को श्वास नाल या वातक कहते हैं। यानी इस तरह से क्या कर लेता है, अपना जाल भी एक बिछा लेता है, जिसके कारण द्वारा क्या पूरा शरीर में ऑक्सीजन को कैसे भेजना है वो मेंटेन करता है। ठीक, अगर यदि पूछे श्वास रंध्र किसे कहते हैं, तो तिलचट्टा में जो छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं श्वास लेने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे श्वास रंध्र। ठीक, अभ्यास में आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से तिलचट्टा है, उसका फिगर बना हुआ है कंकाल तंत्र का। ठीक, ऊपर ऊपर भाग में क्या होता है, इसका छिद्र होता है। ठीक, इधर से ही श्वसन लेता है, उसके बाद एक पाइप के द्वारा यानी नाल के द्वारा जो है सो पूरा शरीर में ब्लड में इस ऑक्सीजन को जो है सो भेज देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है इसी के बारे में और पढ़ते हैं हम लोग, तब फिर हमारा आएगा मछली के बारे में। ठीक, ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों से होकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, श्वास रंध्रों से सबसे पहले श्वास रंध्र में जाता है, उसके बाद वहाँ से जाकर नालों में जाता है, वहाँ से होकर क्या होता है अलग अलग टाइप से अंग से जो है सो पहुँचता है कोशिकाओं के द्वारा। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और फिर श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। यानी फिर वही कोशिका जो मतलब यहाँ से हमारा जो है सो आया इधर से जब ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हुआ नल के द्वारा जो है सो अंदर गया, लेकिन वही जब कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ अंदर में आता है तो क्या करता है इसी नली के द्वारा फिर जो है सो इस तरह से रिपीट करके बाहर कर देता है। चलिए अब तिलचट्टा के बारे में हो गया, हम लोग मछली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, कि मछली तथा पानी में रहने वाले जीवों में गलफड़ा या क्लोम या गिल पाया जाता है। ठीक, मछली का जो फेफड़ा कहलाता है वो क्या कहलाता है, ग्लोम कहलाता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, गिल बोल सकते हैं या गलफड़ा भी बोल सकते हैं। गिल जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन करने के लिए करते हैं। गिल मछली के सिर के ऊपरी भाग में दोनों तरफ पाया जाता है। गिल में रक्त वाहिनियों द्वारा काफ़ी संख्या में होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी अलग अलग टाइप का जीव जो पाए जाते हैं अलग अलग टाइप से वो श्वसन करता है। यानी जो मछली हो जाता है उसके अंदर क्या होता है कि वो मतलब पानी में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है वहाँ से वो क्या कर लेता है श्वसन कर लेता है। ठीक, तो उसका ऐसा सिस्टम रहता है कि सिर्फ ऑक्सीजन को सोख के अंदर ले जाता है, बाकियों को जो है वो अंदर से बाहर कर देता है। कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे है, आप लोग देखे होंगे इस गिल को जज किए होंगे तो ये आपका गिल हो जाता है। इस तरह का टाइप का वो इस तरह से संरचना बना हुआ मछली में रहता है, तो जो होता है आगे का जो हिस्सा होता है वही श्वसन के लिए इसका यूज होता है। ठीक, उसके बाद बोलता है
चलिए पौधों में अब हम लोग जीव के बारे में बहुत सारा जीव के पढ़ लिए, हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान करने के लिए सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे रंध्र कहा जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। किसमें? जैसे आपका ये पत्ती हो जाता है उसमें आप लोग देखे होंगे इस तरह से क्या होता है, संरचना टाइप का बना होता है। तो इसी संरचना में क्या होता है, छिद्र भी पाया जाता है, ठीक। और इस छिद्र के द्वारा जो है सो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। पौधे भी क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और छोड़ता क्या है, तो ऑक्सीजन को छोड़ता है। उल्टा हो गया था थोड़ा। रंध्र के द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी अन्य जीवों की तरह ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। हमारे तरह जिस तरह हमारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, वैसे भोजन बन करके और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इस प्रकार इस अध्याय में आपने बस इतना ही था आप लोगों के लिए। चलिए आपका जैसे JCRT जो अभी आपका चैप्टर 6 था श्वसन, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अच्छा, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए होगी तो फिर से आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। चलिए, अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसका अभ्यास का प्रश्न जो है सो बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, ठीक। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि हमारा फुल सपोर्ट हो सके, हमारा जल्दी से जल्दी जो मिशन है उसको पूरा करवा सकिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला जो चैप्टर होगा आपका 7वां चैप्टर होगा। बाय।